नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबसे पहले देयर वाज वन साइंटिस्ट सर विलियम गिलबर्ट. ही इन द ईयर 1600, ठीक है, 1600 जब ईयर चल रहा था तब इन साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ जो है वो खुद ही एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है. अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट. ठीक. और इस स्टेटमेंट को उन्होंने इस चीज से प्रूव किया कि 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए. पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं एंड उस मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, राइट. इफ आई टेक अ मैग्नेट एंड आई फ्रीली सस्पेंड इट विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड, तो ये मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, राइट. और अगर इस मैग्नेट को हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये मैग्नेट फटाफट से दोबारा अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है. तो अगर ये मैग्नेट खुद ब खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा अर्थ के अंदर है जो इसको हेल्प कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. एंड दैट इज वाई ही कंक्लूडेड कि अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है जो इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रही है. ठीक. एक तो उसने ये फर्स्ट अपना एविडेंस दिया कि इससे हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है. सेकंड, उसने एक और एविडेंस दिया कि क्या किया गया कि अर्थ के सरफेस में डीप डाउन उसने एक सॉफ्ट आयरन पीस को बरी कर दिया. ठीक. एक सॉफ्ट आयरन पीस लिया और उसको अर्थ के सरफेस के अंदर दबा दिया अच्छे से. एंड कुछ टाइम बाद जब इस सॉफ्ट आयरन पीस को बाहर निकाला गया, सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है इसने कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली थी. ठीक. तो यहां से भी गिलबर्ट को ये चीज लगी कि भाई अर्थ खुद ही एक मैग्नेट जरूर है, तभी उसने इस सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर दिया. अगर नहीं होती अर्थ एक मैग्नेट तो वो क्यों इस सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज करती. ठीक. थर्ड पॉइंट जो गिलबर्ट ने उठाया कि थर्ड एक ऐसा एविडेंस है जिससे ये प्रूव होता है कि अर्थ एक मैग्नेट है, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ सम न्यूट्रल पॉइंट्स. अब ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं? एक मिनट. ओके, नाउ ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं? अब ध्यान से सुनना. अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक, लेट्स से मैं एक बार मैग्नेट ही ले रही हूं. ठीक. इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाते हैं. दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ. ठीक. तो अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट की हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक, तो फील्ड लाइंस बनाने पर कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए. अब ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर बनते हैं. कैसे?
अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो हैं, ये कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके न्यूट्रल कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। समझ आया? अर्थ है, अर्थ के अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, प्लस ये जो बार मैग्नेट है इसकी अपनी फील्ड लाइंस है। जब एक मैग्नेट को अर्थ के सरफेस पे रखा गया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स बने। न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, न्यूट्रलाइज कर रही हैं। तो इससे ये चीज और भी ज्यादा गिलबर्ट ने कंफर्म कर ली कि भाई अर्थ है खुद एक ह्यूज मैग्नेट, अर्थ के पास अपना मैग्नेटिज्म है। ये जो स्टडी है, द branch of physics which deals with the study of the magnetism of earth, this is called as terrestrial magnetism. This is called as terrestrial magnetism or geomagnetism. ठीक है? एंड बहुत रिसर्च के बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑब्जर्व किया गया तो कहा गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग यूनिफॉर्म ही है। एंड जो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 गॉस, राइट, which is equal to what? 10 raised to power minus 5 टेस्ला। ठीक है? काफी रिसर्च के बाद ये चीज कंक्लूड की गई कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और इतनी स्ट्रेंथ है उसकी 0.1 गॉस या 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक, एंड ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक कन्फाइन नहीं होती। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 32,000 किलोमीटर की हाइट तक होती है। ठीक है, समझ आया? ये 3 पॉइंट्स और कंक्लूड किए गए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। 0.1 गॉस या 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी स्ट्रेंथ है। एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक कन्फाइन नहीं होती। अर्थ के सरफेस से 32,000 किलोमीटर्स, लगभग कितना है ये, 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। कितना होता है अर्थ का रेडियस? 6400 किलोमीटर। यस, 6400 किलोमीटर्स। तो लगभग 5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट तक ये मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की। देखो, अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्यों होता है, ये आज की डेट में भी अभी तक इसका कॉज बहुत अच्छे से नहीं पता साइंटिस्ट को। ये जरूर पता है कि हाँ अर्थ का मैग्नेटिज्म है, बट मेजर रीजन उसका क्या है ये चीज आज तक पता नहीं चली है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जरूर इसके फेवर में बोली गई। जैसे पहली चीज तो गिलबर्ट ने ही बोली, उसने 3 एविडेंसेस दिखाए एंड उसने ये बात कंक्लूड कर ली कि भाई अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट है। इसके बाद there was one another scientist, Professor Brackett. इस पर्सन ने बोला कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है
उसके पीछे रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ये रोटेशन की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म पॉसिबल है। क्यों ऐसा हुआ? हमें पता है जितना भी मटेरियल हमारे पास है, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, वो सारा का सारा सब्सटेंस चार्ज्ड पार्टिकल का बना हुआ है, राइट? हर एक सब्सटेंस में चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स का क्या मतलब है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल हैं जो आपका अर्थ भी बना रहे हैं। तो जब अर्थ घूमेगी तो चार्ज उसके साथ साथ घूमेगा, यानी कि चार्ज किस में आ गया? मोशन में। और जब मूविंग चार्ज होता है तो मैग्नेटिज्म होता ही है ना? भाई मूविंग चार्ज है, इसका मतलब वो सर्कुलेटिंग करंट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। सर्कुलेटिंग करंट, समझ आई मेरी बात? अर्थ का मैग्नेटिज्म उसकी रोटेशन की वजह से है, ऐसा बोला प्रोफेसर ब्रैकेट ने। क्यों बोला? हर एक सब्सटेंस चार्ज पार्टिकल्स का बना होता है। चार्ज पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ साथ ये चार्ज पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन में है, इसका मतलब वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, एंड करंट कैरिंग मटेरियल इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो प्रोफेसर ब्रैकेट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि अर्थ रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो कर रहा है चार्जेस की वजह से, एंड हेंस अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है। समझ आया? इसके अलावा एक और रीजन दिया गया कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, राइट, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ गैसेस, एंड वो सारी की सारी जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड स्टेट में है। ठीक, Earth's atmosphere is basically gases, and gases they all are in ionized state। जो आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, उन सब में जो गैसेस हैं वो सब की सब अपनी आयनाइज्ड स्टेट में है। एंड सिंस ये आयनाइज्ड स्टेट में गैसेस है, यानी कि आयंस है, बेसिकली चार्ज्ड आयंस। ठीक, तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो इन चार्ज्ड आयंस की वजह से भी करंट फ्लो करेगा, एंड हेंस मैग्नेटिज्म होगा। ये एक और एविडेंस दिया गया। ठीक, बोलो क्लियर है ये दोनों एविडेंस? अर्थ का जो कोर है, राइट, अर्थ्स कोर इज हॉट एंड मोल्टन। क्लियर? अर्थ का कोर बहुत ज्यादा हॉट है और मोल्टन स्टेट में है। जो इस कोर में आयरन और निकल के आयंस मिलेंगे, आयरन एंड निकल। ठीक, द आयंस ऑफ आयरन एंड निकल, ये जो हैं ये सब सर्कुलेट कर रहे हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से। भाई अर्थ रोटेट कर रही है, कोर अर्थ के अंदर ही है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के कोर में जो आयरन एंड निकल के आयंस हैं वो भी साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ का कोर है जो मोल्टन स्टेट में है, उसके मोल्टन स्टेट में ये ही है, उसके अंदर आयरन और निकल के आयंस ही है कंडक्टिंग लिक्विड जो बना रहे हैं। सो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो आयरन एंड निकल के आयंस जो कंडक्टिंग लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे वो भी साथ में रोटेट करेंगे, एंड हेंस
रोटेट करने पर वो करंट लूप्स बनाएंगे, एंड करंट लूप्स बना रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी ही आएगी। जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फैक्टर है कि भाई अर्थ के कोर में कंडक्टिंग लिक्विड है जो आयरन और निकल आयंस का बना है, ठीक है, और वो घूम रहे हैं, करंट लूप्स जनरेट कर रहे हैं एंड हेंस मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज को, ये एक हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के पीछे भी साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग फैक्ट्स दिए। जैसे एक फैक्ट ये दिया कि मून है, मून पर कोई मोल्टन कोर नहीं है, देयर इज नो मोल्टन कोर ऑन मून एंड हेंस मून के पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक, ये पहला रीजन दिया, मून हैज नो मोल्टन कोर एंड हेंस नो मैग्नेटिक फील्ड। और बात भी सही है, मून के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। दूसरा एविडेंस ये दिया गया कि जो वीनस है, वीनस का जो रोटेशन रेट होता है वो सबसे ज्यादा स्लो होता है। वीनस हैज स्लो रेट ऑफ रोटेशन एंड हेंस वीकर मैग्नेटिक फील्ड। जब कंपेयर किया गया अर्थ और वीनस की मैग्नेटिक फील्ड को, तो इन दोनों के कंपैरिजन में वीनस की मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक मिली। सो ये भी कंक्लूड किया गया कि वीनस जो है, सिंस उसका रोटेशन रेट बहुत ही कम है, तो जब रोटेशन रेट ही कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो भी बहुत वीक होगी। थर्ड, ये एविडेंस दिया गया कि जो जुपिटर है, जुपिटर हैज द हाईएस्ट रोटेशन रेट एंड हेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर का जो रोटेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है, रादर सारे प्लैनेट्स में से जुपिटर ही है जो सबसे ज्यादा तेजी से रोटेट करता है। तो जुपिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फेयरली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ एविडेंस थे जिन्होंने ये बात भी प्रूव करी कि अर्थ का कोर जो है उसमें आयरन एंड निकल आयंस मोल्टन स्टेट में है एंड हेंस करंट लूप्स जनरेट कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ सपोज दिस इज द अर्थ, क्लियर? नाउ अर्थ की एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, ठीक? अर्थ हैज एन एक्सिस विच इज along which the earth is rotating. ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस अर्थ के जो ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल्स हैं उनसे पास करती है। सो लेट्स से ये है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ पोल्स, ठीक? अब हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो खुद ही एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है। सो इस ह्यूज मैग्नेट का सिग्निफिकेंस क्या है? जो एविडेंसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़े, उन सारे एविडेंसेस को देखकर हम ये कह सकते हैं, हम रादर अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के इनसाइड एक फिक्टिशियस बार मैग्नेट रखी हुई है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, there is a fictitious bar magnet which is kept inside the earth. और ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट बिल्कुल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अलाइन नहीं है, बल्कि कुछ टिल्टेड है. और कितना टिल्ट है, ये जो एंगल है इनके बीच में, दिस इज रफली 11.3 डिग्री. ठीक, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, इसको ज्योग्राफिक एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास कर रही है. ठीक, अब ये जो हमने बार मैग्नेट यहां मानी कि ये एक बार मैग्नेट यहां रखी हुई है, ठीक है, अगर सपोज करिए मैं एक और मैग्नेट लेती हूं और उसको फ्रीली सस्पेंड करती हूं, तो वो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, राइट. तो ये फिक्टिशियस बार मैग्नेट, अब तीन चीजें हैं यहां पर, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, एक वो फिक्टिशियस बार मैग्नेट है जिसे हम अर्थ के अंदर मान रहे हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. और हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ की जो ये फिक्टिशियस बार मैग्नेट है, इसमें साउथ पोल इधर होता है और नॉर्थ पोल इधर. साउथ पोल ऑफ द फिक्टिशियस बार मैग्नेट इज क्लोज टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ and north pole of the fictitious bar magnet is close to the geographic south. अब अगर मैं एक मैग्नेट लूं और उसे फ्रीली सस्पेंड करूं, तो वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. यानी कि अगर हम एक बार मैग्नेट अज्यूम करें जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, मान लो ये बार मैग्नेट मैंने फ्रीली हैंग करी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ इस फिक्टिशियस बार मैग्नेट के साउथ के पास रहेगा, बिकॉज नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा. इसी तरीके से इसका साउथ फिक्टिशियस बार मैग्नेट ऑफ द अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ अलाइन करना चाहेगा. तो इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के साथ रहेगा और साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल के साथ रहेगा. ठीक, अब सिंस नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक, वो इधर कहीं पे लाई करेगा. अब ये एक और चीज आ गई है, NM, और बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगा NS. अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रही हूं फिर से. ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ पोल है अर्थ का, ठीक. वी आर imagining that there is a fictitious bar magnet inside the surface of the earth. वो बार मैग्नेट इस तरीके से इसके अंदर है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसे हम ज्योग्राफिक एक्सिस भी बोलते हैं, उसके साथ बिल्कुल सीधी सीधी अलाइन नहीं है, हल्का सा एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्रीज ये टिल्ट करके रखा हुआ है. ठीक, नॉर्थ पोल जो है अर्थ की फिक्टिशियस बार मैग्नेट का, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ है, जबकि फिक्टिशियस बार मैग्नेट ऑफ द अर्थ का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है. ठीक, अब अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लें, ठीक,
और उसे अर्थ के ऊपर सस्पेंड करे तो उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ की फिक्टिशियस बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ रहेगा या अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा। इसी तरीके से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ की जो बार इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ के साथ रहेगा या ज्योग्राफिक साउथ के साथ रहेगा। ठीक, अब सिंस नॉर्थ पोल जो है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का वो टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है तो अर्थ का अपना भी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होगा। अर्थ का अपना मैग्नेटिक नॉर्थ होता है इधर, जिस तरफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एंड जिस साइड पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल है उसी तरफ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, ये उल्टा लिखते हैं, दिस इज SM। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। क्लियर? अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स हैं ये अर्थ के सरफेस पे ही होते हैं, एंड सिंस ये अर्थ के सरफेस पे ही होते हैं तो इन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल की लोकेशंस हम पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, और जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ है ये नॉर्थ कनाडा में कहीं पे लाई करता है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नॉर्थ कनाडा में कहीं पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाई करता है, एंड बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट मैग्नेटिक साउथ पोल है। क्लियर? यूजुअली ये जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स हैं ये पोल्स ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से लगभग 2000 किलोमीटर्स अवे हैं। समझ आया? मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल्स ऑफ द अर्थ में ये जो डिस्टेंस है करीब करीब ये 2000 किलोमीटर्स का है। ठीक, अब जो एक्सिस इन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास करती है यानी कि कुछ ऐसी एक्सिस दिख रही है। ठीक, दिस एक्सिस which is passing through the magnetic north and magnetic south poles of the earth, this is called as magnetic axis। ये ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास कर रही है वो है आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस। जो एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास कर रही है वो है मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, इफ देयर इज एनी डाउट। बाकी ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, बट दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक इक्वेटर। जो इक्वेटर आप पढ़ते ही हो, राइट?
इसी तरीके से जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ की अपनी फिक्टिशियस बार मैग्नेट है, तो उसके लिए भी एक इस तरीके से इक्वेटर होता है जो मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ करा है। दिस इज कॉल्ड, दिस पर्पल वाला, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। जो इक्वेटर बार मैग्नेट का है which is perpendicular to the magnetic axis, that is the magnetic equator. Clear? ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये अर्थ को दो मैग्नेटिक हेमिस्फेयर्स में ब्रेक करता है। ये इक्वेटर है मैग्नेटिक, राइट? तो एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर्स में ये मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर एक वर्टिकल प्लेन बनाया जाए जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास करे, ध्यान से सुनना, अगर एक प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन बनाया जाए जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास करे, तो ऐसे प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। और अगर एक ऐसा वर्टिकल प्लेन बनाया जाए जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? बहुत ज्यादा टर्म्स हैं यहां पर, मैं फिर रिपीट कर देती हूं, एक बार ध्यान से सुनना। ठीक, अर्थ है हमारी, अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। हम ज्योग्राफिक एक्सिस पर ये मानते हैं कि सबसे ऊपर आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ पोल है। नाउ वी इमेजिन दैट अर्थ contains a huge bar magnet inside it which is responsible for the earth's magnetism। और ये जो बड़ी सी बार मैग्नेट अर्थ के अंदर है, ये बार मैग्नेट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ थीटा एंगल पे अलाइन होती है और वो एंगल है 11.3 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो जरा सा ये जो एंगल है दिस इज 11.3 डिग्री। एंड ये अर्थ की इमेजिनरी बार मैग्नेट इस तरीके से है कि इस बार मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास रहेगा और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास रहेगा। ठीक, अगर हम एक और बार मैग्नेट लें और उसे अर्थ पे फ्रीली सस्पेंड करें, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल फिक्टिशियस अर्थ की बार मैग्नेट के साउथ पोल के पास रहेगा एंड साउथ पोल फिक्टिशियस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रहेगा। ठीक, अब जो एक्सिस पास कर रही थी ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से, वो है ज्योग्राफिक एक्सिस। इसी तरीके से एक और एक्सिस है जो अर्थ के नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास करती है, जो है मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स अर्थ के सरफेस पे ही होते हैं एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ करीब करीब 2000
2000 किलोमीटर दूर होते हैं, ठीक। एंड सिंस ये मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के सरफेस पे ही हैं, तो इनकी लोकेशंस पता करने के लिए हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेजर कर सकते हैं। क्लियर? एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ कनाडा में कहीं लाई करता है। पीपल हैव मेजर्ड इट, ठीक। उसके अलावा एक इक्वेटर जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, एंड एक ऐसा इक्वेटर जो बार मैग्नेट का इक्वेटर बने, जिससे मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर हो, वो बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। बाकी अगर हम एक वर्टिकल प्लेन लें जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास कर रहा है, वो बनेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। और एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे, वो बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? इफ वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर हियर, राइट, तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ द फिक्टिशियस बार मैग्नेट, और ये है साउथ पोल ऑफ द फिक्टिशियस बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे एंड होगी, समथिंग लाइक दिस। यहां नॉर्थ से सब बाहर आएंगे और साउथ पे एंड होंगी। These will be the magnetic field lines for Earth. Declination is basically the angle which is made between the magnetic axis and the geographic axis, right? ये जो small angle है, ये है theta, which is the magnetic declination, right? और हमने पढ़ा था मैग्नेटिक एक्सिस इज द एक्सिस विच पासेस थ्रू द, बोलो, विच पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट, राइट? whereas geographic axis is the axis which passes through the geographic north and geographic south of the earth, which is called as the axis of rotation, right? geographic axis जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। तो ये दोनों जो ये स्मॉल एंगल बना रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसको समझने का एक तरीका और है, क्यों मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्या वजह है ये जानने की। देखो, पहले के टाइम में या अभी भी जब लोग शिप से ट्रैवल करते हैं, राइट, तो वो मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। सो ये हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। सो ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिक साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। एंड लेट्स से जब शिप से ट्रैवल कर रहा है कोई नेविगेटर, तो जो मैग्नेटिक नीडल वो यूज कर रहा है, लेट्स से उस मैग्नेटिक नीडल ने इस तरीके से पॉइंट किया हुआ है, ठीक। सपोज ये नॉर्थ है, रेड वाला, एंड द साउथ वन, एंड ये जो एंगल वो बना रहा है, इसको ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, राइट? तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ डेक्लिनेशन एंगल है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूं कि ये 10 डिग्रीज है, सपोज, ठीक। अब क्या होगा, एक बंदा जो शिप चला रहा है, मैग्नेटिक नीडल उसको वो इस तरीके की तरफ भेजे, इस रास्ते पे भेजेगी, क्योंकि ये तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करती है। पर मैग्नेटिक नीडल कौन से नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करती है? जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं अर्थ के, ठीक। अब मान लो जो नेविगेटर है उसको
पोल जो है, जो ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जिसको आप मैप में भी देखते हो, राइट, उसको जाना तो इस नॉर्थ पोल के पास है, जबकि मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करने की वजह से उस नेविगेटर को इस डायरेक्शन में भेजेगी। तो ये जो 10 डिग्री बना, इसको बोलते हैं 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो 10 डिग्री का एंगल नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट के साथ बना रही है। सो दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब जो पर्सन शिप चला रहा है उसको जाना तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, पर मैग्नेटिक नीडल जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है, वो उसको इस डायरेक्शन में भेजेगी। तो जब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल हमें पता होगा, तो जो नेविगेटर है वो क्या करेगा, वो जो शिप का स्टीयरिंग है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। समझ आया भाई? जाना ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, वो 10 डिग्रीज उधर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ जाना है तो उसे 10 डिग्री लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ मुड़ना होगा, यानी कि ईस्ट की तरफ। सो 10 डिग्री ईस्ट शिप का स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ताकि शिप एक्चुअली इस डायरेक्शन में आ जाए, नॉर्थ जो है ज्योग्राफिक नॉर्थ, और उसको सही रास्ता मिले जाने के लिए। समझ आया? इसीलिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता होना जरूरी है, ताकि सही रास्ता मिल सके। Now, the diagram which I'm going to now show you is, to some extent, it resembles an open book. एक ओपन बुक की तरह से आपको ये डायग्राम नजर आएगा। ठीक, कैसे? देखो, सपोज करिए यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स से दिस इज CD, जो है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, CD मैं लिख देती हूँ, CD इज मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? एंड लेट्स से C' D यहाँ पे बना रही हूं मैं, दिस इज C' एंड C' D is the geographic axis. ठीक, तो इसको अगर हम एक प्लेन की तरह से फॉर्म कर दें, सो लेट्स से ये एक प्लेन बन गया ABCD. This ABCD is a vertical plane formed by the magnetic axis. So क्या कहते हैं उसको? The vertical plane formed by the magnetic axis, it is called as, बोलो, yes, it is called as the magnetic meridian. तो ABCD बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? इसी तरीके से सपोज ये एक और प्लेन मैं बना रही हूं, लेट्स से दिस इज B'। तो यहां पर A, B', C', D, ये भी एक प्लेन बन गया, जो किसने बनाया है? ज्योग्राफिक एक्सिस ने। तो ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? समझ आया? तो ये लग रहा है ना ऐसे जैसे एक बुक खोल के रख दी हो, ऐसा नहीं लग रहा, ये ऐसी शेप है कुछ कुछ, देखो ध्यान से, ये ऐसा है कुछ कुछ कि एक
बुक है जो इस तरह से खुली हुई रखी है, ये ऐसा, अब यहां से ओपन होके दिख रहा होगा आपको, है ना, ये ऐसे कुछ रखा हुआ है। सो दिस इज एन ओपन टाइप बुक स्ट्रक्चर। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमने बोला है वो एंगल जो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में है, यानी कि ये वाला CD है मैग्नेटिक एक्सिस, C' है ज्योग्राफिक एक्सिस। सो दिस इज एंगल थीटा। ये वही डायग्राम है जो पहले बनाया था, ये ऐसे मैग्नेटिक थी, ऐसे ज्योग्राफिक थी, ये एंगल थीटा था, ये वही चीज बनाई है, ये मैग्नेटिक है, ये लंबे वाली ज्योग्राफिक है, ये वाला एंगल थीटा बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल है ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में बन रहा है। इसको मैं ये भी कह सकती हूं कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल वो एंगल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में बनता है, कह सकते हैं ना। मैग्नेटिक मेरिडियन ABCD है, ज्योग्राफिक मेरिडियन AB', C' है, तो इन दोनों मेरिडियंस के बीच में ये थीटा एंगल बन रहा है। सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की एक और डेफिनेशन आ गई यहां से, ठीक है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। क्लियर। और मैग्नेटिक मेरिडियन की हमने शुरू में ही वैल्यू लिखी भी थी 11.3 डिग्रीज वेस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस के कंपैरिजन में 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ डिक्लाइन होती है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसका सिंबल होता है डेल। अब ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए, यहां पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक। अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को लेट्स से सस्पेंड करूं फ्रीली, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करना है। अब वो कैसे सस्पेंड होएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक, ये इसकी एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया हुआ है, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। अब हमने जो ये पहले वाला डायग्राम किया था, इसको अगर दोबारा से ध्यान से देखें तो ये था ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये था ज्योग्राफिक साउथ, यस। ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो क्या थी, ज्योग्राफिक एक्सिस, राइट। ये थी हमारी इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ द अर्थ, जिसमें यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ था, और ये थी हमारी मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर। ये था मैग्नेटिक नॉर्थ और ये था मैग्नेटिक साउथ, यही डायग्राम था। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते थे तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती थी। कौन सी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती थी, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता था और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करता था, क्योंकि इसके ऑपोजिट होता था नॉर्थ साउथ के, है ना। यहाँ साउथ था तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ होता था, यहाँ पे
अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ है तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ होता था। ठीक, तो अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। सो यहां इस डायग्राम में अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाएं सो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, समथिंग लाइक दिस। तो उसको मैं इस डायग्राम के अंदर लेके जा रही हूं। ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट है ए। ठीक, देखो अब मैग्नेटिक डिप क्या होता है। मैग्नेटिक डिप को समझने के लिए पहले हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। अब वो कैसे होगा? मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल है जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन में होनी चाहिए। फिर से सुन लो, ABCD मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, बताइए यस और नो। ये BC और AD वर्टिकल लाइंस हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की, CD और BA हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैग्नेटिक मेरिडियन की, करेक्ट। तो इसको मैं रेड से ही बनाती हूं, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन की। ठीक, मैग्नेटिक डिप वो एंगल है जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। यानी कि ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये रेड वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये जो छोटा सा एंगल है बीच में, दिस इज मैग्नेटिक डिप, जबकि ये वाला एंगल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। समझ आया? सो मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट अ प्लेस is defined as the angle which the direction of total magnetic field of the earth makes with the horizontal line in the magnetic meridian. So ये बनेगा magnetic dip angle या magnetic inclination. This magnetic needle which is aligning itself in the north-south direction, if I disturb this magnetic needle a little, अगर मैं इस magnetic needle को हल्का सा इसकी north-south direction से disturb कर दूं, तो वापस ये magnetic needle अपने आप को north-south direction में फिर से incline कर लेगी। तो एक मैग्नेट को freely suspend करने पर उस मैग्नेट ने अपने आप को कितना इंक्लाइन किया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ। ठीक है, इसको फिर समझो। अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हम लें जिसको हमने थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, तो ये मैग्नेट अपने आप को इंक्लाइन करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर इस मैग्नेट को आप डिस्टर्ब कर देते हो तो फिर से ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंक्लाइन करने की कोशिश करेगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। सो एक मैग्नेटिक नीडल कितने एंगल से अपने आप को इंक्लाइन करती है अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने के लिए, वो एंगल है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। कि कैसे
एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ने अपने आप को इंक्लाइन किया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए. दिस इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप. सो यही दो डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे. सो दिस इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ. एंड ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज कॉल्ड एज द ज्योग्राफिक एक्सिस, राइट. ये जो डैश 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 मैंने बनाया है, दिस इज द ज्योग्राफिक इक्वेटर. लिख देती हूँ. दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर. क्लियर. एंड अगर इस तरीके, ये एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, ये इस इमेजिनरी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस है एंड ये है इसका मैग्नेटिक इक्वेटर. क्लियर. एंड हमने पढ़ा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में भी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन which is the angle between the magnetic axis and geographic axis, or it is the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian. ये हमने पढ़ा. हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक डिप की. मैग्नेटिक डिप मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ फिर से. देखो, हमने बार मैग्नेट ड्रॉ करी थी. सो दिस इज C, D, A and B. एंड ये बनेगा C डैश एंड B डैश. ठीक. हमारा ABCD है मैग्नेटिक मेरिडियन और A B डैश C डैश D था ज्योग्राफिक मेरिडियन. क्लियर. मैं आपको एक डायग्राम और सिंप्लीफाइड वे में बनाकर दिखाती हूँ. जो हमने यहाँ मैग्नेटिक नीडल बनाई थी, उस नीडल को मैं यहाँ अंदर ड्रॉ कर रही हूँ. आई होप अब आपको समझ आ जाएगा. ठीक. ये है नॉर्थ, ये है साउथ. तो ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने ली थी, जिसको मैंने R बोला था. ठीक. ऐसे समझ आ गया. बिकॉज जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड एट द साउथ. नॉर्थ से बाहर निकलेगी वो. तो हमने ये बनाया. ठीक. अब ध्यान से देखिए इसको. ठीक है. तो मैं ये जो हमने एंगल लिया था, ये था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. दिस थीटा या ये वाला, दिस इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. एंड द एंगल between the total magnetic field and the horizontal line of the magnetic meridian is what? The angle of dip. यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये हमने एंगल ऑफ डिप लिया था. देखो, अगर आपके पास एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी. करेक्ट. अगर हम इस मैग्नेट को हल्का सा डिस्टर्ब कर दें अपनी पोजीशन से, तो फिर से ये मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी. एक मैग्नेटिक नीडल सबसे पहले अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन करती है. इस पॉइंट को ध्यान से सुनो. एक मैग्नेटिक नीडल सबसे पहले अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन करती है. तो ABCD ये है मैग्नेटिक मेरिडियन. इस मैग्नेटिक मेरिडियन में यहाँ पर ये इस नीडल ने अपने आप को अलाइन कर लिया. ठीक. अब मैग्नेटिक मेरिडियन से ये मैग्नेटिक नीडल कितना डिप होगी, समझो इसको. ठीक है. मैग्नेटिक मेरिडियन है ABCD. इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल ने अपने आप को अलाइन किया हुआ है.
अलाइन करने के बाद ये मैग्नेटिक नीडल कितना डिप हो जाएगी, वो एंगल ऑफ डिप है, उसे हम मैग्नेटिक डिप बोलेंगे। कि अच्छा भला मैग्नेटिक नीडल ने अलाइन किया हुआ था, हल्का सा वो डिप हो गई है, तो जब ये मैग्नेटिक नीडल डिप हुई, कितने एंगल से डिप हुई, मैग्नेटिक डिप, इसको बोलेंगे। क्लियर है? अब समझ आया थोड़ा सा? एंड जो ये आपका एंगल ऑफ डिप है, इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे बोलते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक ऐसा सर्कुलर सा एक स्केल होता है जिसमें एक नीडल लगी होती है एंड वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है अपने आप को, और मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये डिप सर्कल आपको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप एंगल दे देगा। अब देखो ध्यान से, ये जो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है R, इस फील्ड स्ट्रेंथ को मैं 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ, राइट? ये एंगल है डेल, तो एक कंपोनेंट बनेगा इधर, एक कंपोनेंट बनेगा इधर, है ना? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बने बिकॉज दोनों के बीच में ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। सो सिंस डेल यहां पर है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा R cos डेल, मैं यहां लिख देती हूं ऊपर, R cos डेल, ये वाला कंपोनेंट, एंड ये बनेगा R sin डेल। यस और नो? बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, हमने इसको R को रिजॉल्व कर लिया। अब ये कंपोनेंट्स जो बनाए हमने, ये वाला जो कंपोनेंट है R sin डेल, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैपिटल V बोलेंगे, एंड दिस इज कैपिटल H, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हमने कहा था ना कि हमारे 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये है थर्ड आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व किया। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल field strength of Earth's magnetic field in the horizontal direction in magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक, सो यहां पर H is equal to R cos del and V is equal to R sin del। क्लियर? तो अगर इन्हें ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्या मिलेगा हमें? H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर is equal to R square cos square del plus R square sin square del। R square कॉमन लेंगे, cos square del sin square del क्या बनता है? 1। तो बस यहां से देखो आपके पास क्या आ गया, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और ये आना भी चाहिए, है ना? पैरेललोग्राम लॉ ही लगाया हुआ है यहाँ पे। सो R स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और R इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर।
तो यहां से जो आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी। और अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है, tan थीटा। सो tan थीटा कैसे आएगा, डिवाइड कर दो दोनों को, यस और नो, वी कैन डिवाइड। सो क्या मिलेगा हमें, r sin del अपॉन r cos del, दिस इज इक्वल टू v बाय h। ठीक, तो यहां से tan del मेरे पास आ गया v बाय h। तो यहां से आप del निकाल सकते हो, tan इनवर्स v बाय h। ठीक, मैग्नेटिक डिप क्या एंगल था जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में था। ठीक, नॉर्थ साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा। तो यहां से अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाएगी, यस और नो। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाएगी, ये डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब देखो, अगर पोल्स की बात करें, पोल्स पे सपोज मैं साउथ पोल ले रही हूं, ये होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, बताइए। पोल्स पर दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये है पोल पर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे एंटर कर रही है साउथ पोल पर। कितना एंगल है दोनों के बीच में, बोलो, 90 डिग्री। सो ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप जो होता है पोल्स पर 90 डिग्री होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा पोल्स पर, बोलो, r cos del है वैल्यू, क्या बनेगा पोल्स पर, डालो डेल को 90, 0। ठीक, यानी कि h है 0 और v कितना होगा, r, करेक्ट, बिकॉज साइन 90 इज 1, सो v और r आ जाएंगे। यानी कि जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोल्स की, नॉर्थ साउथ की जब हम बात करेंगे, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकली रेस्ट करेगी, इसीलिए एंगल ऑफ डिप होगा 90 डिग्री। ये नीडल बनेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप। अगर इक्वेटर की बात करें, ठीक, अगर मैग्नेटिक नीडल इक्वेटर पे रेस्ट कर रही है तो क्या होगा, बोलो, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टली रेस्ट करेगी इक्वेटर पे, ये रहा मैग्नेटिक एक्सिस, ये अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस अलाइन करेगा मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आपका नीडल ऐसे रेस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। सो ध्यान रखना, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप होता है 90, इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप होता है 0, एंड हेंस यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया r और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 0। ठीक, मैग्नेटिक पोल्स पे सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है अर्थ की वो वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग रहेगी, जबकि इक्वेटर पे
जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग रहेगी। ठीक, मान लो ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन बाहर आ रहा है, 2 डायमेंशंस। अब यहां देखो, ये हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, वो ऐसे है। ठीक, ऐसे दिखाती हूं, देखो मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन है, 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में। वही चीज यहां की है, ये फील्ड आ रही है आपकी, ऐसे एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बन गया दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए पोल्स पे मैग्नेटिक डिप 90 डिग्री होता है। ठीक, अगर इक्वेटर की बात करें, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, करेक्ट, ऐसे है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये बाहर आ रहा है, यहां पर आपकी मैग्नेटिक नीडल अपने आप को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगी, तो ये आ गया नीडल, और ये देखो ये डायरेक्शन है फील्ड की, तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में है आपकी, फील्ड इस डायरेक्शन में, नीडल ने भी इस तरह अलाइन किया हुआ है, नॉर्थ साउथ ही तो अलाइन करेगी नीडल, तो दोनों के बीच में हो गया 0 डिग्री का एंगल। सो पोल्स पे मैग्नेटिक डिप है 90 डिग्री, इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप है 0 डिग्री। अ मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 degrees with magnetic meridian makes an angle of 45 degree with the horizontal. What will be the actual value of the angle of dip? अब ध्यान से अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 degrees विद मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कौन सा एंगल बनता है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वही एंगल बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, राइट। तो थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड करा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको एंगल गिवन है 45 विद द हॉरिजॉन्टल, जो कौन बना रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि ये क्या आपको गिवन है? एंगल ऑफ डिप, ठीक। सो एंगल ऑफ डिप वो भी आपको गिवन है 45। अब ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो एंगल है ये आपको कुछ एपरेंट एंगल ऑफ डिप गिवन है, मतलब असली में 45 है नहीं, हाँ नहीं, आपको करेक्ट करेक्ट, अब ठीक है आंसर, ठीक है। तो आपको एक्चुअल एंगल ऑफ डिप निकालना है। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो आपको पता है दैट tan del is v by h, ठीक, tan del is v by h। सपोज करिए हम h1 कंपोनेंट ले लेते हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ है 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक। तो मैंने फॉर्मूला को थोड़ा सा ऐसे चेंज करा, tan del 1 इज इक्वल टू v बाय h1, एंड h1 जो होता है दैट इज cos थीटा, या cos del बोल दे, cos del, क्लियर? नहीं del नहीं, थीटा ही आएगा बिकॉज del तो यहां ले लिया, cos थीटा, सॉरी, ठीक। v बाय h को हम tan del लिख सकते हैं,
अब यहाँ पर जो ये del 1 है, ये है जो एपरेंट एंगल है थीटा, ये भी आपको गिवन है। तो यहां से आप tan del निकाल सकते हो। tan del is tan del 1 into cos थीटा, बस ये है। तो यहां से tan del आ गया tan 45 डिग्री into cos 30 डिग्री। So tan 45 is 1, cos 30 degree is √3/2। प्रत्युष तुम्हारा उल्टा आ रहा है, पता नहीं कैसे। So tan del ये है, तो del आ गया tan इनवर्स √3/2। बस ये आपका आंसर है। At a place, the horizontal component of Earth's magnetic field is B and angle of dip is 60 degree. What is the value of horizontal component of Earth's magnetic field at equator? ठीक, क्या क्या गिवन है आपको पहले ये देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है कि वो है B, यानी कि जो H है दैट इज B। क्लियर? एंगल ऑफ डिप भी आपको गिवन है 60 डिग्री, यानी कि डेल, दिस इज ऑल्सो गिवन 60 डिग्री। क्लियर? आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेटर पे कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अच्छा, आप ये बोल रहे थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, H इज इक्वल टू R cos del। ये फॉर्मूला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस, करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ठीक है आंसर आपका। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू R cos del। H आपको गिवन है B है, R cos del आपको 60 डिग्री गिवन है। cos 60 इज 1/2, सो यहां से आपके पास ये आ गया। ठीक, तो R कितना आ गया 2B, यानी कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी है, R इज 2B। अब आपसे इक्वेटर पे कैलकुलेट करने को बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप कितना होता है बताइए? 0, करेक्ट। एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री। सो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, R cos del। R की वैल्यू अभी आपने निकाली 2B, cos del आपको पता है इक्वेटर पे 0 होता है, cos 0 इज 1, सो यहां से आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 2B। दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.4 into 10 raised to power minus 4 Tesla. So H is given as 0.4 into 10 raised to power minus 4 Tesla. If angle of dip is 45 degrees, that means del is given as 45 degrees. What are the values of vertical component and total magnetic field of the earth? So आपको V and R निकालना है, सिर्फ आपको H और del गिवन है। ठीक, तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम V निकालेंगे।
अब V और H कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है tan del, राइट? मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का बताया था. tan del इज वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट? del आपको गिवन है, h आपको गिवन है, सो डालो यहाँ पे वैल्यूज. tan 45 इज इक्वल टू v बाय h. h इज 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. बस tan 45 इज 1 इंटू 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. ये आ गया v. तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ गया एग्जैक्टली द सेम एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और आना भी चाहिए. डेल क्या है? 45 डिग्री. 45 डिग्री यानी कि जितना हॉरिजॉन्टल उतना वर्टिकल. ठीक, तो यहां से हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया. अब आपको टोटल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर H का कर लो, V का कर लो, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला. सो H इज इक्वल टू R cos del. H आपके पास है, del आपके पास है, R आ जाएगा. सो R इज H अपॉन cos del. बस वैल्यूज आपको पता ही है, डालिए. R इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन डेल कितना है हमारे पास 45. cos 45 इज 1 बाई √2. तो यहां से R आ गया 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू √2. क्योंकि 1 बाई √2 था, √2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू 0.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला. यूनिट्स, प्लीज बी केयरफुल विद द यूनिट्स. ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट नहीं लिखा या गलत लिख दिया, दोनों ही सिचुएशंस में यू विल लूज योर मार्क्स.